नमस्ते दोस्तों। चलिए आज डाइव करते हैं इंडियन अमेरिकन लिटरेचर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल में, भारती मुखर्जी की जैस्मिन। देखिए, ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, किस्मत वो है जो मैं बनाती हूँ, बस यही यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसका कोर है। यहीं से नॉवल का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, किस्मत और एक इंसान की अपनी मर्जी के बीच की जंग। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले नॉवल और ऑथर के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर हम हीरोइन के सफर को फॉलो करेंगे। ज्योति से जैस्मिन कैसे बनी, अमेरिका में उसका रीबर्थ, आयोवा में उसके सामने क्या चैलेंजेस आए, और फाइनली इन सब के पीछे के डीप थीम्स और सिंबल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर कौन थी भारती मुखर्जी और इस नॉवेल में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? ओके, तो यहाँ कुछ की डिटेल्स हैं। देखिए, ऑथर हैं भारती मुखर्जी, 1989 में पब्लिश हुई, पर जॉनरा पर ध्यान दीजिए। एक है बिल्डिंग्स रोमान। ये एक फैंसी वर्ड है, इसका सिंपल मतलब है ऐसी कहानी जो हीरो या हीरोइन के बचपन से बड़े होने तक की ग्रोथ को दिखाती है। और दूसरा है डायस्पोरिक फिक्शन, यानी वो लिटरेचर जो ऐसे राइटर्स लिखते हैं जो अपने देश से दूर कहीं और बस गए हैं। अब आते हैं कहानी के शुरुआती हिस्से पर। बात करते हैं उसकी पहली दो आइडेंटिटीज की जो इंडिया में ही बनी थी। इस स्लाइड दोस्तों एकदम परफेक्ट रोड मैप है उसकी पूरी लाइफ जर्नी का। इन नामों को दिमाग में रखिएगा। हसनापुर की ज्योति, जुलंधर की जैस्मिन, फिर फ्लोरिडा की काली, न्यूयॉर्क की जेज और आयोवा में जेन। देख रहे? हर नई जगह एक नई पहचान। यहाँ देखिए पहला बड़ा बदलाव, उसका पति प्रकाश, उसका नाम ज्योति जिसका मतलब होता है रोशनी, से बदलकर जैस्मिन रख देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा वेस्टर्न साउंड करता है। और बस यहीं से उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहचान उसने खुद नहीं चुनी, ये उसे दी गई। लेकिन फिर एक ट्रेजेडी सब कुछ बदल देती है। प्रकाश की मौत हो जाती है और जैस्मिन को अकेले ही अमेरिका के लिए निकलना पड़ता है। एक ऐसा सफर जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। और अमेरिका पहुंचना उसके लिए कोई सपना सच होने जैसा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे तूफान में फंस जाती है जो उसे एक बिल्कुल नया इंसान बनने पर मजबूर कर देता है। ये नॉवल का सबसे शॉकिंग, सबसे पावरफुल मोमेंट है। देखिए, फ्लोरिडा में उसके साथ धोखा होता है, उसका रेप होता है। पहले वो सुसाइड के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो बदला लेने का फैसला करती है। वो देवी काली का आवाहन करती है और अपने अटैकर को मार देती है। और अपने हस्बैंड का सूट जलाकर वो अपने पूरे पास्ट को जला देती है। यहाँ वो शिकार से शिकारी बन जाती है। ये उसकी पहली आइडेंटिटी है जिसे वो खुद चुनती है, काली। न्यूयॉर्क में आकर हमें दो तरह के इमिग्रेंट्स दिखते हैं। एक तरफ है वधेरा फैमिली, जो रहते तो अमेरिका में हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग अभी भी इंडिया में अटका हुआ है। वो अमेरिकन कल्चर से डरते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी जैस्मिन, जो जैसे बन जाती है और नई कल्चर में सर से पांव तक डूब जाती है। तो पॉइंट ये है, वो अतीत से चिपके रहने की जगह एसिमिलेशन यानी घुल-मिल जाने का रास्ता चुनती। लेकिन आप अपने पास्ट से कब तक भाग सकते हैं? एक दिन वो प्रकाश के कातिल को देख लेती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसका अतीत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उसे एक बार फिर भागना पड़ता है, अपनी जैसी वाली आइडेंटिटी को भी पीछे छोड़कर। तो अब उसका सफर उसे ले जाता है अमेरिका के बिल्कुल बीच में, आयोवा, जहां वो जेन बनती है और अपनी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट चॉइस फेस करती है। आयोवा में बर्ड के साथ उसे एक तरह की स्टेबिलिटी, एक सुरक्षा मिलती है। लेकिन धीरे धीरे यही सुरक्षा उसे एक पिंजरे जैसी लगने लगती है। उसे लगता है कि वो फंस गई है। और जब बर्ड को गोली लगती है और वो पैरालाइज हो जाता है, तो उसका पुराना डर कि वो अपने लोगों के लिए बैड लक लाती है और भी गहरा हो जाता है। और तभी होता है क्लाइमैक्स। टेलर न्यूयॉर्क से उसका प्यार उसे ढूंढते हुए आयोवा आ जाता है और वो उसे अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहता है। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं है, ये उसकी जैसे वाली आज़ाद जिंदगी को वापस जीने का एक मौका है। और इन लफ्ज़ों के साथ, आई एम ग्रीडी विथ वॉन्ट्स, आई एम रेकलेस, वो अपना डिसीजन लेती है। वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को छोड़कर एडवेंचर को चुनती है। वो एक पैरालाइज्ड आदमी को छोड़कर टेलर के साथ चली जाती है, अमेरिका के उस अनिश्चित, उस डेंजरस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करते हुए। तो कहानी तो हमने जान ली। अब चलिए इसके पीछे छुपे हुए जो एकेडमिक थीम्स हैं, जो सिंबल्स हैं, उनको डिकोड करते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये नॉवल उठाता है वो है, किस्मत या आज़ाद मर्जी? क्या हमारी लाइफ पहले से डिसाइडेड है या हम उसके मालिक हैं? जैस्मिन हमेशा मानती है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखती है। उसके माथे पर जो बचपन से निशान है,
जिसे सब किस्मत का लेखा कहते थे, वो उससे थर्ड आई यानी ज्ञान की तीसरी आंख मानती है। एक ऐसी आंख जो उसे चीजों को अलग तरह से देखने की ताकत देती। और दूसरा कोर थीम है आइडेंटिटी यानी पहचान। इस नॉवेल के हिसाब से आइडेंटिटी कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये पानी की तरह है, बहती रहती है। जिंदा रहने के लिए, अडैप्ट करने के लिए आपको अपने पुराने सेल्फ को मर्डर करना पड़ता है ताकि एक नया सेल्फ पैदा हो सके। खासकर एक इमिग्रेंट के लिए ये एक सर्वाइवल टैक्टिक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को देखते हैं। पहला, स्टार शेप्ड स्कार, जिसे वो किस्मत का निशान नहीं थर्ड आई मानती है। दूसरा, गॉडेस काली, जो डिस्ट्रक्शन की पावर है लेकिन सर्वाइवल और रीबर्थ के लिए। और तीसरा, द ब्रोकन पिक्चर, टूटा हुआ घड़ा। ये एक पावरफुल मेटाफर है कि कैसे पुरानी आइडेंटिटीज को तोड़ना जरूरी है आज़ाद होने के लिए। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, इस किताब में वायलेंस का रोल बहुत बड़ा है। वायलेंस ही चेंज का इंजन है। बचपन में पार्टीशन की हिंसा, फिर आतंकवाद जो उसके पति को मार देता है, फिर सेक्सुअल वायलेंस जिससे वो काली बनती है। हर हिंसा उसे आगे धकेलती है। मुखर्जी शायद ये कह रही हैं कि अमेरिकन ड्रीम भी अक्सर ट्रॉमा और दुख से ही पैदा होता है। और अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। जैस्मिन आखिर है कौन? एक रूथलेस सर्वाइवर जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, या एक सच्ची फेमिनिस्ट आइकन जो किसी आदमी के लिए अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देती है? सोचिए इस बारे में। इसका कोई सिंपल सही या गलत जवाब नहीं है। ये नॉवल ही इसलिए लिखा गया है कि हम सर्वाइवल, मोरालिटी और फ्रीडम के अपने आइडियाज़ पर सवाल उठाएं। तो ये था हमारा डीप डाइव जैस्मिन में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।